हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की हमारी वीडियो संबंधित है हिंदी व्याकरण से और आज हम चर्चा करने वाले हैं उपसर्ग पर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और देखेंगे उपसर्गों से बनने वाले शब्द। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग, उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपसर्ग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग, जिसमें कि उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या फिर बनाना। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं होते, इनका हम अलग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इनको प्रयोग करने के लिए हमें एक मूल शब्द की आवश्यकता पड़ती है और उपसर्गों को हम हमेशा किसी भी मूल शब्द के पहले जोड़ते हैं। और जब भी उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले जुड़ता है तो क्या होता है? वह उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है या फिर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है। जैसे कि यहाँ पर उपसर्ग है प्र और मूल शब्द है हार। हार यानी कि पराजय, हार का अर्थ होता है पराजय। लेकिन जब इसमें हम प्र उपसर्ग जोड़ते हैं तो हमें एक नया शब्द मिलता है प्रहार, जिसका की अर्थ होता है आक्रमण करना। तो यहाँ पर आपने देखा कि मूल शब्द जिसका अर्थ कुछ और था पहले, वो बाद में क्या हुआ? उपसर्ग लगने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर है कु प्लस माता, माता यानी कि माँ, और इसमें हमने जोड़ दिया कु उपसर्ग। कु का अर्थ होता है बुरा, तो यहाँ पर हमें एक नया शब्द प्राप्त हो गया कुमाता। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा मूल शब्द था माता, उसका अर्थ ज्यों का त्यों है, लेकिन कु जुड़ जाने से इसमें एक विशेषता उत्पन्न हो गई। अभी अगर हम सिर्फ माता कहते तो यानी कि माँ, लेकिन कुमाता हमने कहा, कु उपसर्ग जोड़ दिया, इसका अर्थ हो गया बुरी माता। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे हिंदी में उपसर्गों की। हिंदी में कुल 13 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में 22 और अरबी फारसी में 9 उपसर्ग होते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ हिंदी भाषा के उपसर्गों की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में कुल 13 उपसर्ग हैं। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं और इनसे बनने वाले नए शब्दों को देखते हैं। पहला उपसर्ग है अ। इसका भावार्थ होता है अभाव, नहीं या फिर निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी मूल शब्द के पहले यदि हम अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उसका जो अर्थ निकलता है वो अभाव के अर्थ में होता है, नकारात्मक अर्थ में होता है या फिर निषेधात्मक अर्थ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक मूल शब्द लिया है पच, पच यानी कि पचना, इसमें हमने अ उपसर्ग जोड़ दिया, आ का अर्थ यहाँ पर नहीं से हो जाएगा, तो अपच यानी कि जो ना पचे, अपच। इसी तरीके से यहाँ पर है अ प्लस बोध, बोध यानी कि ज्ञान होना, और इसमें हमने अगर अ उपसर्ग लगा दिया तो ये शब्द बन गया अबोध यानी कि अज्ञान, जिसको ज्ञान ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अबोध। फिर यहाँ पर है अ प्लस छूता, अछूता, जिसे छुआ ना जा सके, छूता यानी कि जिसे छुआ जा सके, और अ उपसर्ग लगा दिया तो इसका जो अर्थ है वो निषेधात्मक हो गया, यानी कि जिसे छुआ ना जा सके, अछूता। इसी तरीके से आगे है अ प्लस थाह, अथाह, अ प्लस टल, अटल, अ प्लस काज, अकाज, अ प्लस लग, अलग, अ प्लस पढ़, अपढ़, अ प्लस चेत, अचेत, अ प्लस जान, अजान। तो इस तरीके से यहाँ पर अ उपसर्ग के कुछ उदाहरण हमने देखे। आइए देखते हैं दूसरा उपसर्ग।
अगला उपसर्ग है अन। इसका भी अर्थ नहीं, बिना या फिर निषेध के अर्थ में ही प्रयोग होगा, यानी कि किसी भी मूल शब्द के पहले अगर हम अन उपसर्ग जोड़ दें तो उसका जो अर्थ मिलता है हमें वो निषेधात्मक होता है, नहीं के रूप में होता है या फिर बिना के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर है अन प्लस पढ़। यहाँ पर पढ़ हमारा मूल शब्द है पढ़, यानी कि पढ़ना या पढ़ा हुआ, और अन लगा दिया, अन का अर्थ हो गया नहीं, तो यहाँ पर जो शब्द हमें मिला अनपढ़, अनपढ़ यानी कि जो पढ़ा हुआ नहीं है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसे हम कहते हैं अनपढ़। इसी तरीके से यहाँ पर है अन प्लस देखा। देखा हमारा मूल शब्द है, देखा यानी कि देखना, और अन लग गया यानी कि नहीं, शब्द क्या बन गया अनदेखा, यानी कि जो देखा ना गया हो। इसी तरीके से यहाँ पर है अन प्लस बन, अनबन यानी कि जहाँ पर ना बनती हो, और यहाँ पर है अन प्लस गिनत, अनगिनत जिसे गिना ना जा सके। यहाँ पर अन प्लस मोल, अनमोल यानी कि जिसका कोई मोल ना हो। अन कहा, यहाँ पर है अन प्लस कहा, अन कहा जिसे कहा ना जा सके। अन प्लस बूझ, अनबूझ जिसे बूझा ना जा सके। अन प्लस मेल, अनमेल जिसका मेल ना हो। अन प्लस गढ़, अनगढ़ जिसे गढ़ा ना जा सके। अन प्लस हित, अनहित जो किसी के हित में ना हो। अन प्लस कहा, अनकहा जो कहा ना जा सके। अन प्लस जान, अनजान जो नहीं जानता हो। अन प्लस सुना, अनसुना जो सुना ना गया हो। अन प्लस होनी, अनहोनी। अगला उपसर्ग है अध। इसका भावार्थ होता है आधा या फिर अपूर्ण, यानी कि किसी मूल शब्द के आगे यदि हम अध उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उसका जो हमें अर्थ प्राप्त होता है वह आधा या फिर अपूर्ण के अर्थ में होता है। जैसे कि पहला यहाँ पर है अध प्लस खिला। खिला हमारा मूल शब्द है खिला यानी कि खिलना, और अध हमने लगा दिया इसमें अध उपसर्ग, तो अध का अर्थ होता है आधा, तो ये शब्द बन गया अध खिला यानी कि आधा खिला हुआ। इसी तरीके से अध प्लस जल, अध जल यानी आधा जल। अध प्लस पका, अध पका यानी कि आधा पका। अध प्लस मरा, अध मरा। अध प्लस कचा, अध कचा। अध प्लस जला, अध जला। अध प्लस नंगा, अध नंगा। अध प्लस बना, अध बना। अध प्लस गला, अध गला। अध प्लस खुला, अध खुला। तो ये थे कुछ उदाहरण उपसर्ग अध के। अगला उपसर्ग है उन। उन का अर्थ होता है एक, कम। इस उपसर्ग का प्रयोग अधिकतर आपको गिनती में देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर है उन प्लस 30, 30 यानी कि 30, और अगर इसके आगे हम उन उपसर्ग लगाते हैं तो ये बन जाता है 29, 29 यानी कि 30 से एक कम, जिसे कि हम कहते हैं 29। इसी तरीके से यहाँ पर है उन प्लस 60, 59। उन प्लस 40, 39। उन प्लस 70, 69। उन प्लस 89, 89। उन प्लस 50, 49। अगला उपसर्ग है औ। औ का भावार्थ होता है बुरा या फिर हीन के भाव में, जैसे कि यहाँ पर पहला है घड़। घड़ में औ उपसर्ग जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा औघड़। इसी तरीके से औ प्लस घट, औघट। औ प्लस ढर, औढर। औ प्लस सान, औसान। औ प्लस तार, औतार। औ प्लस सर, औसर। औ प्लस गुण, औगुण। अगला उपसर्ग है का। इसका भावार्थ भी बुरा या फिर हीन होता है। अगर किसी मूल शब्द में हम का उपसर्ग जोड़ देंगे, जो शब्द नया बनेगा उस शब्द का जो भावार्थ होगा वो बुरा या फिर हीन के भाव में आएगा। जैसे कि यहाँ पर है क प्लस पूत। तो पूत हमारा मूल शब्द है जिसका कि अर्थ होता है पुत्र, और क यानी कि बुरा। तो यहाँ पर हमें एक नया शब्द मिला कपूत यानी कि बुरा पुत्र। इसी तरीके से कचोट, का प्लस चोट, कचोट। का प्लस ठोर, कठोर। इसी प्रकार से अगर किसी मूल शब्द के पहले हम उपसर्ग कु को जोड़ते हैं
तो उसका अर्थ भी बुरे के भाव में होता है। जैसे कि यहाँ पर है पुत्र, हमारा मूल शब्द है, इसके आगे अगर हम कु उपसर्ग जोड़ देंगे तो ये शब्द बनेगा कुपुत्र, यानी कि बुरा पुत्र। फिर यहाँ पर है माता, माता में कु उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कुमाता, यानी कि बुरी माता। रूप, इसमें कु उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कुरूप, यानी कि जो बदसूरत हो, जिसका रूप अच्छा ना हो। फिर यहाँ पर है कु प्लस ख्यात, कुख्यात। कु प्लस रीति, कुरीति। कु प्लस चक्र, कुचक्र। कु प्लस समय, कुसमय। कु प्लस संगति, कुसंगति। कु प्लस चैला, कुचैला। कु प्लस पात्र, कुपात्र। कु प्लस मति, कुमति। कु प्लस मार्ग, कुमार्ग। कु प्लस कर्म, कुकर्म। अगला उपसर्ग है दु। इसका जो भावार्थ है ये कई तरीके से निकल सकता है, जैसे कि कम, कम के भाव में, हीन के भाव में, बुरा होने के भाव में, दो के भाव में, या फिर कुछ विशेष होने के भाव में। जैसे कि यहाँ पर पहला है दु प्लस बला, दुबला, तो ये हीनता के भाव में हो जाएगा, जो हमें नया अर्थ मिलेगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पर है दु प्लस काल, काल हमारा मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है समय, और अगर इसमें हम दु लगा देंगे तो दु का अर्थ हो जाएगा बुरा, यानी कि जो शब्द हमें मिलेगा दुकाल, इसका अर्थ हो जाएगा बुरा समय। फिर यहाँ पर है दु प्लस विधा, दुविधा। दु प्लस कूल, दुकूल। दु प्लस लारा, दुलारा। दु प्लस साध्य, दुसाध्य। फिर यहाँ है दु प्लस रंगा, दुरंगा। यहाँ पर दु का अर्थ दो के भाव में निकल रहा है, दुरंगा यानी कि दो रंग वाला। दु प्लस नाली, दुनाली, यानी कि दो नाली। दु प्लस लत्ती, दुलत्ती। दु प्लस पहरी, दोपहरी। दु प्लस गुना, दुगुना। दु प्लस हरा, दुहरा। अगला उपसर्ग है नी, इसका भावार्थ होता है कमी, यानी कि किसी मूल शब्द के आगे यदि हम नी उपसर्ग लगाएंगे तो जो हमें नया शब्द मिलेगा उसका अर्थ कमी के भाव में होगा। जैसे कि पहला यहाँ पर है डर, डर हमारा मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है डरना, और अगर हम इसके आगे नी उपसर्ग लगा दें तो हमें एक नया शब्द मिलेगा निडर, और इसका अर्थ हो जाएगा जो ना डरे। तो यहाँ पर डर की क्या हो गई, कमी हो गई। फिर अगला शब्द है नी प्लस हत्था, निहत्था, यानी कि जिसके पास कोई हथियार ना हो। नी प्लस कम्मा, निकम्मा, यानी कि जो किसी काम का ना हो। नी प्लस गोड़ा, निगोड़ा। नी प्लस ठल्ला, निठल्ला। नी प्लस यम, नियम। नी प्लस बंद, निबंध। नी प्लस केतन, निकेतन। नी प्लस शेद, निषेध। नी प्लस स्वार्थ, निस्वार्थ। नी प्लस सर्ग, निसर्ग। नी प्लस हार, निहार। अगला उपसर्ग है स या फिर सु, इसका भावार्थ श्रेष्ठता या फिर अच्छा होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर मूल शब्द है पूत, पूत का अर्थ होता है पुत्र, और इसके आगे अगर हम स उपसर्ग लगा दें तो हमें एक नया शब्द मिलेगा सपूत, इसका अर्थ हो जाएगा अच्छा पुत्र। इसी तरीके से स प्लस जीव, सजीव। सा प्लस हित, सहित। सा प्लस हर्ष, सहर्ष। और इसी तरीके से यहाँ पर है सु उपसर्ग, जैसे कि मूल शब्द है यश, और इसमें हम सु उपसर्ग लगा देंगे तो ये बन जाएगा सुयश। सु प्लस भाषित, सुभाषित। सु प्लस गम, सुगम। सु प्लस रुचि, सुरुचि। स प्लस कुशल, सकुशल। सु प्लस कर्म, सुकर्म। सु प्लस आगत, स्वागत। सु प्लस लभ, सुलभ। सु प्लस पात्र, सुपात्र। सु प्लस मन, सुमन। सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। सु प्लस दिन, सुदिन। सु प्लस शिक्षित, सुशिक्षित। सु प्लस पाच्य, सुपाच्य। अगला उपसर्ग है हित, इसका भावार्थ होता है दूसरा। जैसे कि हमारा मूल शब्द यहाँ पर है हित, इसमें हम पर उपसर्ग जोड़ देंगे तो हमें एक नया शब्द मिलेगा परहित। परहित यानी कि दूसरे का हित या दूसरे का भला। पर प्लस देश, परदेश यानी कि दूसरा देश। पर प्लस उपकार, परोपकार। पर प्लस लोक, परलोक। पर प्लस अधीन,
पराधीन, पर प्लस देसी, परदेसी, पर प्लस सर्ग, परसर्ग, पर प्लस सुख, पर सुख, पर प्लस तंत्र, पर तंत्र। अगला उपसर्ग है बिन। इसका भावार्थ होता है बिना या फिर निषेध। जैसे कि यहाँ पर पहला जो शब्द है, हमारा मूल शब्द है सोचा। सोचा यानी कि सोचना, और इसमें अगर हम बिन उपसर्ग लगा देंगे तो हमें एक नया शब्द मिल जाएगा, बिन सोचा, यानी कि जो सोचा हुआ ना हो। इसी तरीके से अगला है ब्याहा। ब्याहा यानी कि जिसका विवाह हो चुका हो, और इसमें अगर हम बिन उपसर्ग लगा देंगे तो हमें एक नया शब्द मिलेगा, बिन ब्याहा। बिन ब्याहा यानी कि जिसका विवाह ना हुआ हो। इसी तरीके से आगे है बिन प्लस बोया, बिन बोया, बिन प्लस चखा, बिन चखा, बिन प्लस देखा, बिन देखा, बिन प्लस खाया, बिन खाया, बिन प्लस मांगा, बिन मांगा, बिन प्लस बुलाया, बिन बुलाया। अगला उपसर्ग है भर। इसका भावार्थ होता है भरा या फिर पूरा। जैसे कि यहाँ पर हमारा मूल शब्द है पेट, और अगर इसके आगे हम भर उपसर्ग लगा देंगे तो हमें जो शब्द मिलेगा वो क्या हो जाएगा, भर पेट, यानी कि भरा हुआ पेट। फिर इसी तरीके से आगे है भर प्लस पूर, भरपूर, भर प्लस मार, भरमार, भर प्लस सक, भरसक, भर प्लस दिन, भर दिन, भर प्लस पाई, भर पाई, भर प्लस कम, भर कम। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कि हमने देखा उपसर्ग के बारे में और देखे हिंदी के उपसर्ग, इसके सारे उदाहरण। तो होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।